तो आज हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स से रिलेटेड मैकेनिक्स से कुछ सवाल जो कि जेई एडवांस में मतलब जेई एडवांस से इंस्पायर्ड है। मतलब कि जो भी सवाल आज हम लोग मैकेनिक्स से रिलेटेड करेंगे वो जेई एडवांस के लेवल के हैं। उनमें से जो पहला सवाल हम लोग आज करने वाले हैं, ये पहला सवाल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन से वास्ता रखता है। मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिंपल आपको एक फिगर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपको एक फिगर दिख रहा है। भैया क्वेश्चन में पूछा है वी नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ दिस मास एम। ठीक है, ये जो स्मॉल मास हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, हम लोगों को इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है, ईजी पड़ेगा इसको फिर समझना। मैं इस पॉइंट को ओ बोल देता हूँ, मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, मैं और इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये आप ओ ए बी जो देख रहे हो, ये ओ ए बी असल में एक मास लेस रॉड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओ ए बी हम लोगों को दिख रहा है, ये असल में हमारे पास एक मास लेस रॉड है। इस चीज़ को याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों का आंसर होगा कि ये रॉड मासलेस है। मास होता तो इसका अलग आंसर होता, और फिर इसका क्या आंसर होता वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जे एडवांस है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में हम लोग खुद से वैरायटी जोड़ेंगे तो हमारा दिमाग उस क्वेश्चन की अलग अलग वैराइटीज़ को सॉल्व करने के काबिल बन जाएगा, और यही एडवांस के पेपर को क्रैक करने के लिए एक बंदे के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ओ ए बी है क्वेश्चन में, तो खैर ये तुम्हें एक मासलेस रॉड दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास एम है। ये तुम्हारा एक थ्रेड है। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशन मास एम का कब होगा, मतलब कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये आपको स्मॉल मास एम दिख रहा है। अगर हम इस मास को थोड़ा सा नीचे खींच लें, मतलब इस मास को थोड़ा सा नीचे खींच लें, तो ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है ये भी नीचे आएगा। ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है ये इस तरफ आएगा। तो ये पॉइंट ए आपका लेफ़्ट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट ए को लेफ़्ट में बढ़ने के कारण ये जो मासलेस रॉड है, ये तुम्हारा अपने एंगुलर एक्सिस में टिल्ट होगा। तो ये जो है ये अपने एंगुलर एक्सिस में टिल्ट होगा, जिसके कारण ये जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट होगा। ये स्प्रिंग एलोंगेट होगा तो ये अपनी तरफ को अपनी नेचुरल लेंथ में आने के लिए अपनी तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही ये एलोंगेट होगा ये इसको वापस से पीछे ले आएगा, मतलब कि स्प्रिंग यहाँ पे रीस्प्रिंग फोर्स लगाएगा। तो ये जो ओ ए बी है, जो मासलेस रॉड है, ये तुम्हारा अपने एंगुलर ऑसिलेशन में आ जाएगा। और इस मासलेस रॉड ओ ए बी के एंगुलर ऑसिलेशन में आ जाने के कारण पॉइंट ए भी तुम्हारा एंगुलर ऑसिलेशन में आ जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरफेस है तुम्हारा इस ब्लॉक का और इस थ्रेड का, ये भी तुम्हारा एंगुलर ऑसिलेशन में आ जाएगा, जिसके कारण ये मास तुम्हारा वर्टिकल ऑसिलेशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्मॉल मास एम में हमारा ऑसिलेशन इस्टेब्लिश होगा। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। असल में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग से पूछा है फाइंड इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये भी हम लोगों से पूछा है कि इक्विलिब्रियम लेंथ निकालो स्प्रिंग का। फाइंड इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या मान लेते हैं कि इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में हमको ये पूरा का पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में ही दिया होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि भैया रेस्ट में इसके पास कुछ टेंशन होगा, जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो तुम्हारा है ये एक कंप्लीट थ्रेड है। तो अगर इस पार्ट का थ्रेड का टी टेंशन है तो इस पार्ट का भी तुम्हारा टी टेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को टी टेंशन देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या डिड्यूस कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा नेचुरल लेंथ है वो एल नॉट है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो नेचुरल लेंथ है हमारा, ये हमारे पास एल नॉट दिया हुआ है। एक मिनट, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमें नेचुरल लेंथ एल नॉट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट बी है क्या करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा अगर उसकी नेचुरल लेंथ एल नॉट है, तो वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा के एल नॉट। ठीक है, और क्योंकि पॉइंट ए में टेंशन है, और ऑब्वियसली बात है हम उसका डायरेक्शन देख पा रहे हैं कि वो कुछ ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तुम्हारा टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और मास एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तुम्हारा बी माइनस ए है, और टी और पॉइंट ओ के बीच में डिस्टेंस तुम्हारा ए है। अब हम लोगों को ये पता है कि ये जो ओ ए बी है ये एक मासलेस रॉड है। ठीक है, और मासलेस रॉड तुम्हारा रेस्ट में है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस मासलेस रॉड में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जितना लग रहा है
उतना ही इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क भी लग रहा है, क्योंकि तभी ये मासलेस रॉड अपने एंगुलर ऑसिलेशन में नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर रॉड हमारे पास होता जो कि एक पॉइंट से फिक्स्ड होता, उसमें कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तभी तो रेस्ट में हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें कोई नेट ज़ीरो टॉर्क लगेगा तो वो अपने उस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है, जो कि इस सिचुएशन में नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में कोई नेट टॉर्क नहीं लग रहा है, और कोई नेट टॉर्क ना लगने का कंडीशन तभी होता है जब उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और उसका क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में मैग्नीट्यूशनली बराबर होते हैं। डायरेक्शनली तो अलग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अपन मैग्नीट्यूड की भैया बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, भैया क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है वो पता लगाते हैं। वो अपने को पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल से। ये तो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, इसी से सारे काम होते हैं ज़िंदगी के हगरे को छोड़ के। तो अपन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालेंगे तो वो होगा तुम्हारा आर क्रॉस एफ। अपना जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क वेक्टर अपना क्या होता है, वो होता है आर क्रॉस एफ। और ये जो आर है ये तुम्हारा होता है पॉइंट ऑफ कंसर्न से पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन तक, ठीक है। तो अगर हम लोग इस टेंशन टी की बात करें तो पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन पॉइंट ए है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ है। तो अपन ओ में अपना ये पार्ट रखेंगे, ए में ये पार्ट रखेंगे, आर क्रॉस एफ। तो ये तुम्हारा नीचे की तरफ है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये होगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अपना यहाँ पे क्या आया है, टी मल्टीप्लाइड विथ ए। अब क्योंकि टी ए परपेंडिकुलर है तो साइन में एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन का मतलब नहीं है। अब अपन को ऑब्वियसली पता है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है बी पॉइंट पे, उसका ओ पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, ठीक है। तो फिर ये के एल नॉट तुम्हारा इस तरफ है, ये फोर्स है, ठीक है। फिर ओ से लेके बी तुम्हारा डिस्टेंस है जो कि है बी माइनस ए प्लस ए, मतलब बी। अब ओ बी और फोर्स के बीच में एंगल क्या है अपना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90, साइन 90 कट गया, और साइन 90 जीरो नहीं होता है, 1 होता है, तो अपन दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल नॉट की वैल्यू अपने को क्या आ गई, टी ए डिवाइडेड बाई के बी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एल नॉट है यही तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेंथ है, ठीक है। एल नॉट ही हमारा इक्विलिब्रियम लेंथ है जो कि हम लोग को इवैल्यूएट करना है। अब अपने को इवैल्यूएट करना है कि टेंशन क्या है। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि पूरा का पूरा फिगर रेस्ट में है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर पूरा का पूरा फिगर रेस्ट में है तो मास एम भी रेस्ट में है। तो इसका मतलब मास एम के ऊपर जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो मतलब टी मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो अपन को एल नॉट की वैल्यू मिल गई जो कि है तुम्हारी एम जी ए डिवाइडेड बाई के बी। ये अपनी इक्विलिब्रियम लेंथ है इस स्प्रिंग की, ठीक है। ये पहला इन्फॉर्मेशन है। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को निकालना है भैया, इसका स्मॉल ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कितना होगा मास एम का, ठीक है। वो अपना मेन इन्फॉर्मेशन है और उसी को निकालने में अपना पूरा का पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को अगला पार्ट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया था, एम जी ए बाई के बी। अच्छा ठीक है, एम जी ए बाई के बी। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अपने को आंसर मिल चुका है। तो इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ स्प्रिंग बी एम जी ए डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड विथ बी, ठीक है। अब अपन दूसरा पार्ट और फाइनल पार्ट करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, टाइम पीरियड निकालना। अच्छा, उसके लिए भैया मेरे को फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो अच्छे से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को बनाने की ज़रूरत है, ये स्प्रिंग बनाने से पहले, ठीक है। स्प्रिंग ऐसे होगा और मेरे पास ये रॉड है, ये रहा अपना हिंज, ये रहा अपना पॉइंट ओ, और ये रहा हमारे पास बेस सपोर्ट है, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ये थोड़ा सा टिल्टेड बन गया रॉड, ठीक है। टिल्टेड नहीं है कि परपेंडिकुलर है। अच्छा मैं वापस से बना देता हूँ ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। ये परपेंडिकुलर है, पूरा डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, ज़्यादा, ठीक है। तो पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी,
तो पॉइंट ए से पास करते हुए तुम्हारा एक थ्रेड जो कि पुली से पास करते हुए जा रहा है, पुली तुम्हारा कुछ वर्टिकली ओरिएंटेटेड है, ठीक है। फिर ये थ्रेड तुम्हारा वर्टिकली जा रहा है, इसके थ्रू एक सपोर्ट मास लगा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है। तो ये भैया हमारा कुछ फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसे सारे एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन अभी निकाले क्योंकि मैं तुमको बताऊंगा कि जब हम लोग इस मास को x डिस्टेंस नीचे खींचेंगे तो फिगर में क्या डिफॉर्मेशन आएगा। अब मान लो कि ये जो मैंने मास m लिया हुआ है इसको मैंने थोड़ा सा ना नीचे खींच दिया, ठीक है। इस मास को ना मैंने थोड़ा सा नीचे खींच दिया, तो अब ये मास यहाँ ना होके यहाँ हो गया है कहीं, ठीक है। और जब मैंने ऐसा किया तो ऑब्वियस ही बात है कि जो थ्रेड है ये भी तुम्हारा नीचे की तरफ आएगा, तो ये थ्रेड तुम्हारा इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थ्रेड तुम्हारा इसकी वैल्यू कम होगी और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए भी तुम्हारा इस तरफ बढ़ेगा। तो अगर ये पॉइंट तुम्हारा इस तरफ बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि रॉड अपनी एंगुलर मूवमेंट करेगा, ठीक है। और ये कितना बढ़ेगा, मान लो कि ये जो लेंथ, मान लो कि मैंने x डिस्टेंस ओरिजिनल पोजीशन से मास m को नीचे ले आया, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि पॉइंट ए तुम्हारा x डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ जो थ्रेड का है ये तो कांस्टेंट है। अगर यहाँ से अपन ने थ्रेड को x माइनस किया है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे x प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस का मतलब डाउनवर्ड है तो x का मतलब राइटवर्ड होगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे थ्रेड को x डिस्टेंस बढ़ाया है तो यहाँ से थ्रेड x डिस्टेंस कम भी तो होगा ना, क्योंकि लेंथ जो है थ्रेड का वो तो कांस्टेंट है। थ्रेड तो इलोंगेट नहीं हो सकता, थ्रेड का जो लेंथ है वही लेंथ है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल टेम्परेचर का चेंज हो ना हो, वो तो इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, थर्मो का क्वेश्चन नहीं है ये। तो ये पॉइंट ए ना अब यहाँ पे नहीं होगा, ये पॉइंट ए अब कुछ यहाँ आ जाएगा। जो मार्कर नहीं चल रहा है, और दिक्कत है यार गरीब परिवार से। तो ये पॉइंट, अब ये जो पॉइंट ए है अब यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर पॉइंट ए यहाँ से हट के यहाँ पे आया तो ये रॉड भी तो आएगा, रॉड भी तो इसके साथ आएगा, क्योंकि रॉड में ही तो पॉइंट है, ठीक है। तो रॉड अब ऐसे नहीं होगा, रॉड भैया अब होने वाला है तुम्हारा ऐसे, ठीक है। रॉड अब तुम्हारा एंगुलर मूवमेंट कर दिया। तो रॉड पहले कैसा था, परपेंडिकुलर, जो डैश लाइन बना रहा ना ये रॉड का ओल्ड पोजीशन था, और रॉड का न्यू पोजीशन है ये, और ये है ए का न्यू पोजीशन। ए कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, ए एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से थ्रेड एक्स डिस्टेंस एलोंगेट हुआ तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस भी एलोंगेट हुआ, ताकि जो लेंथ हो सके ओरिजिनल लेंथ वो कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ से एक्स डिस्टेंस लेंथ को इस तरफ खींचा तो इस तरफ का भी तो इस तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है थ्रेड का वो तो कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस ही खींचेगा, ताकि जो ये लेंथ है थ्रेड का वो अपन कांस्टेंट ही रख सकें, जो कि कांस्टेंट ही होगा। बहुत बढ़िया। तो भैया ये पॉइंट ए अब अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पॉइंट बी अब यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट बी का नया पोजीशन है। तो इसका मतलब ये थ्रेड, ये जो स्प्रिंग है इसमें कुछ एलोंगेशन हुआ है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग में ना भैया आप कुछ एलोंगेशन हुआ, स्प्रिंग का ये ओरिजिनल या इक्विलिब्रियम लेंथ कितना था, एल नॉट, जो कि यही तक था, ठीक है। पुराने फिगर में देख सकते हैं एल नॉट तुम्हारा परपेंडिकुलर लेंथ तक ही था, मगर कुछ नया लेंथ आया है, ठीक है। उसको हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं। ये कितना था, ये था बी माइनस ए, ठीक है। और ये कितना था, ए, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है, अब पहले तो वैसे एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। अब एक बार यहाँ पे तुम ज़रा गौर से देखो कि ये तुमको कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स जैसा नहीं दिख रहा। ऑब्वियसली अब अपन यहाँ पे जो एंगल है ना थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में बोला है कि स्मॉल ऑसिलेशंस हुआ है, तो थीटा को हम लोग स्मॉल मानेंगे। और हम लोगों को पता है कि जब अपन थीटा को स्मॉल मानते हैं तो ए जो कि रेडियस है इस सर्कल का, ओ ए, ये क्या हो जाएगा कि ए मल्टीप्लाइड विथ थीटा तुम्हारा हो जाएगा कितना तुम घूमे हो, जो कि है एक्स, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि ये जो है ना बी, ओ से लेके बी, ये तुम्हारा बड़ा वाला रेडियस है एक बड़े वाले सर्कल का,
जो कि एंगल थीटा अपने रेडियस को रोटेट किया है, जिसके कारण एक एल लेंथ का पेरीमीटर बना है। तो पेरीमीटर एल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी टाइम्स ऑफ थीटा। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के का इस्तेमाल करके अपन थीटा और एल की वैल्यू को निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए एंड बी। तो थीटा की वैल्यू तुम्हारी आएगी एक्स डिवाइडेड बाई ए, और तुम्हारी बी की वैल्यू आएगी एल डिवाइडेड बाई थीटा, मतलब ए एल बाई एक्स। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि अपन को बी की वैल्यू थोड़ी चाहिए, अपन को एल की चाहिए, सॉरी। तो भैया जो एल की वैल्यू होगी ना, वो होगी बी एक्स बाई ए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा तुमको। तो थीटा मिल गया है अपने को एक्स और ए के फॉर्म में, एल मिल गया है अपन को एक्स ए बी के फॉर्म में। बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि हम लोगों को चाहिए था यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ भाई मुझे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस करना। अब हम लोगों ने इसको एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेंशन T1 ऊपर लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, टेंशन अब अलग होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको नीचे खींचा है। तो अब ये तुम्हारा मास जो है ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस बार जो टेंशन होगा वो हम लोग अलग ले रहे हैं, T1 ले रहे हैं, ठीक है। पर इस तरफ जो टेंशन होगा और इस तरफ जो टेंशन होगा, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि सेम ही थ्रेड है। तो T1 हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट ए पे फोर्स कितना लग रहा है T1 का, ठीक है। और पॉइंट बी में कितना फोर्स लगेगा, ये कंफ्यूज करते हैं लोगों को। पॉइंट बी में इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा तुम्हारा के, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड विथ एल। क्यों, क्योंकि ओरिजिनली जो स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग यहाँ पे था, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब स्प्रिंग का लेंथ एल नॉट था तब ये स्टेबल था, और ये था भी, क्योंकि ओरिजिनल फिगर के बारे में क्या कहा गया है कि जो हमारा ओरिजिनल फिगर है ये हमारा रेस्ट में है, रेस्ट में है। इसका मतलब है कि ये जो के एल नॉट है, जो कि फोर्स है बी पे जो लग रहा है, वो तुम्हारा कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जब ये स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट होती है तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल रेस्ट स्टेट में रहता है। बट क्योंकि अब इसमें एक्स्ट्रा लेंथ एल आ गई है, तो इसमें अब जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो होगा के एल। कुछ बच्चे इसको के एल प्लस एल नॉट लिख देते हैं, वो गलत है। अगर तुम के एल प्लस एल नॉट लिख दोगे तो तुम ये डिनोट कर रहे हो कि जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी असल में यहाँ पे आना चाहता है, बट ये एकदम गलत है। पॉइंट बी असल में अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब होता है, हार्मोनिक मोशन, रेगुलर मोशन, रिपीटेटिव मोशन और एक पैटर्न का मोशन। अब क्योंकि ये जो रॉड है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि बी की टेंडेंसी वापस से इस पॉइंट पे आने की होगी, और अगर उसको वापस से इस पॉइंट पे आनी है तो इसका कितना रिक्वायरमेंट होगा फोर्स का, के एल ही होगा। एल जो ये डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है उतना ही डिस्टेंस का फोर्स इस पर लगना चाहिए। अगर इस पर के एल प्लस एल नॉट पे लग जाएगा तो बी की टेंडेंसी इस पॉइंट पे आने की हो जाएगी, जो कि गलत है। इसलिए के एल फोर्स लगेगा, के एल प्लस एल नॉट नहीं। ये के एल प्लस एल नॉट बहुत बच्चे करते हैं भाई, और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है लोगों में, उससे क्वेश्चन गलत होते हैं। इसलिए मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया, तो लोगों का कंसेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताओ, अब यहाँ पे ये जो रॉड जो तुम्हारा टिल्टेड है, अब देखते हैं कि इसमें टॉर्क कितना लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि टॉर्क इस रॉड में कितना लग रहा है एट पॉइंट अबाउट पॉइंट बी टू ओ। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या तो मैं डायरेक्शन भी इंडिकेट कर दूंगा, चलो ठीक है। तो टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन दिस टिल्टेड रॉड एट पॉइंट बी अबाउट ओ, क्योंकि ओ के अबाउट ये जो रॉड ये रोटेट कर रहा है, तो ये होगा भैया तुम्हारा कुछ के एल इंटू बी। अब एंगल है इस बार, ठीक है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन के एल एंड बी। अब ये थीटा है, ये 90 है, तो एंगल यहाँ का कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, जो कि एंगल है बिटवीन द फोर्स एंड द आर, और यही एंगल तो चाहिए ना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और जो दूसरा प्रकार का टॉर्क लग रहा है इस रॉड में, वो लग रहा है हम लोगों को पॉइंट ए पे ओ के अबाउट, और ये कितना लग रहा है आपको। अब अच्छा, यहाँ पे आर क्रॉस एफ क्या है, ये आर है, ये एफ है, तो ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन हो जाएगा के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना है T1 है मैग्नीट्यूड फोर्स का, जो कि तुम्हें पॉइंट ए के अबाउट लग रहा है।
और ये लेंथ कितना है ओ ए, ये तुम्हारा ए ही है, ठीक है, अपन ए ही ले रहे हैं क्योंकि एक्स बहुत स्मॉल है, तो वी कैन कंसिडर ओ ए टू बी ए ओनली। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ऑब्वियस ही बात है, जो एंगल यहाँ पे है वो यहीं पे होगा, क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब इसका डायरेक्शन क्या है, ऑब्वियस ही बात है ये आर है, ठीक है, और अपने को इस तरफ घुमाना है, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ, तो ये नीचे की तरफ है, माइनस के कैप। तो कुल मिला के नेट टॉर्क कितना लग रहा है इस पूरे के पूरे रॉड में, नेट टॉर्क ऑन दिस टिल्टेड रॉड, इट इज इक्वल टू के एल बी माइनस ए टी वन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है के कैप, ठीक है। अच्छा, अगर एक टिल्टेड रॉड में इतना अमाउंट ऑफ नेट टॉर्क लग रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं, मास, अपन टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई ए, ठीक है, अपन टॉर्क को लिख सकते हैं आई इंटू अल्फ़ा, और आई क्या होता है रॉड के लिए, 1/3 मास ऑफ रॉड इंटू लेंथ स्क्वायर, और लेंथ क्या है इस रॉड का बी, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ अल्फ़ा ऑफ रॉड विच इज इक्वल टू के एल बी माइनस ए कैपिटल T1 मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा इंटू के कैप। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पे तो ये ज़ीरो होगा क्योंकि मास तो है ही नहीं रॉड का, तो मास ऑफ रॉड ज़ीरो, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो। और यही तो इम्पोर्टेंस था इस बात का कि भैया रॉड मासलेस है, इसलिए तो मैंने आपको बताया ये पॉइंट। यहाँ पे ये जो एम रॉड दिख रहा है ना, ये ज़ीरो होगा क्योंकि रॉड मासलेस है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा, तो नेट टॉर्क इसमें हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलता है, अपने को मिलता है भैया कि के एल बी इज इक्वल टू AT1। अब बात क्या है कि यहाँ पे T1 क्या है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो मास m है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मास m है या मास m का जो ब्लॉक है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए कुछ एक्सेलरेशन प्रोसेस कर रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको x डिस्टेंस को डिस्प्लेस किया है ना, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फिर T1 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू होगी मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि है तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के एल बी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ T1, T1 क्या है, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर एक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पे ये जो मास है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में दिया है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वो उस पॉइंट पे जाने के लिए उस पॉइंट के डायरेक्शन पे एक ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू की एक्सेलरेशन को प्रोजेक्ट करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा a मल्टीप्लाइड विथ m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे l की वैल्यू क्या थी, bx/a, ठीक है, अपन ने l की वैल्यू निकाली थी, इस l की वैल्यू को निकाल के भैया यहाँ डाल दो, ठीक है, तो ये हो जाएगी k इंटू बी इंटू bx/a मल्टीप्लाइड बाई m a ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो x से x कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर की भैया वैल्यू आ रही है कुछ b स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ k डिवाइडेड बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ m, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कुछ आई है जो कि है अपनी b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो ये अपने को ओमेगा की वैल्यू भैया निकल के आई है। अब अगर अपने को ओमेगा की वैल्यू निकल गई तो अपन को टाइम पीरियड निकालने में क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। टाइम पीरियड तुम्हारा क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारा, टाइम पीरियड होता है तुम्हारा 2π/ओमेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2π/ओमेगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में है आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर रूट ऑफ m/k। तो तुम्हारा टाइम पीरियड आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो द टाइम पीरियड कोरिस्पॉन्डिंग टू स्मॉल ऑसिलेशन, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन हम लोगों ने कंसिडरेशन किया है इस टाइम पीरियड को इवेल्युएट करने के लिए। सो टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक फॉर इट्स स्मॉल ऑसिलेशन इज 2π a डिवाइडेड बाई b स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम जेई एडवांस के लेवल का था, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें, ये जेई मेंस के लेवल का एकदम भी नहीं था।
इस क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ों की कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को या इस जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन था उन 5 क्वेश्चंस में से जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स से, जो कि आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जाएगा।